हेलो स्टूडेंट्स, मैं निखिल गुप्ता स्वागत करता हूं आप सभी का इस वीडियो में, जिसमें हम लोग एक्सरसाइज 3.5 कंप्लीट करने जा रहे हैं। लास्ट लेक्चर तक हम लोगों ने 3 क्वेश्चंस के कंप्लीट कर लिए थे विद डिफरेंट पार्ट्स। अभी हम लोग फिलहाल 4th नंबर क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे इस वाली वीडियो में, जिसमें 5 अलग अलग पार्ट्स दे रखे हैं और सारे के सारे पार्ट्स एक से बढ़ के एक हैं। बहुत ही कमाल के पार्ट्स दे रखे हैं, सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आप इसके अभी से स्टार लगा लो पूरे के पूरे 4th क्वेश्चन के। बहुत ही कमाल का क्वेश्चन है, पांचों पार्ट बहुत ही कमाल के हैं इसके। ठीक है, शुरू करते हैं हम लोग। पहले इसको पढ़ लेते हैं क्या करना है इसमें, फिर उसके पार्ट्स को स्टार्ट करते हैं। इसने बोला फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशंस इफ दे एग्जिस्ट बाय एनी एल्जेब्रिक मेथड। उसने कुछ फोर्सफुली नहीं बोला है कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से ही करो, जबकि ये वाली जो एक्सरसाइज है 3.5 ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड वाली एक्सरसाइज है, लेकिन उसने कुछ फोर्सफुली नहीं बोला है कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से करो। उसने बोला है किसी भी एल्जेब्रिक मेथड से कर लो, मतलब चाहो तो सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा लो, चाहो तो एलिमिनेशन मेथड लगा लो, चाहो तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड लगा लो, कोई भी मेथड लगा लो, उसने ये बोला है। तो हम किसी भी मेथड से करेंगे, जिस मेथड से हमें ईजी पड़ेगा हम उस मेथड को यूज ले लेंगे अकॉर्डिंगली। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट देखो क्या है इसका। A part of monthly hostel charges is fixed and the remaining depends on the number of days one has taken food in the mess. When a student A takes food for 20 days, she has to pay rupees 1000 as hostel charges, whereas a student B who takes food for 26 days pays rupees 1180 as hostel charges. Find the fixed charges and the cost of the food per day. देखो ये इस तरह का क्वेश्चन हमने किया है ऑलरेडी। हमने टैक्सी वाला क्वेश्चन किया था जिसमें फिक्स्ड फेयर था और फेयर फॉर पर किलोमीटर था। दो तरह से फेयर उसमें डिस्ट्रीब्यूटेड थे। वैसे यहाँ हॉस्टल में भी एक तो फिक्स्ड चार्ज है रहने का, जो मंथली रेंट लगता है वो एक तरीके से, और जो डेली हम लोग खाना खा रहे हैं उस डेली का अलग चार्ज है। रहने का फिक्स चार्ज है वो पूरे महीने का एक साथ लगेगा। उसके बाद जितने दिन आपने खाना खाया है पर डे के अकॉर्डिंगली खाने का चार्ज लगेगा। ये हिसाब किताब है मैथ्स का, है ना। तो इसने यही बोला है, इसने बोला है 20 डेज अगर आप खाना खाते हो तो 1000 रुपीज पूरे टोटल मैथ्स में देने पड़ते हैं विद फिक्स्ड चार्ज एंड पर डे चार्ज इंक्लूडेड। दोनों में मिला करके 1000 रुपए देना पड़ता है। हॉस्टल का चार्ज ये बनता है पूरे महीने का। और अगर आपने 26 दिन वहां पर स्टे किया या 26 दिन खाना वाना खाया तो फिर आपको 1180 रुपए देने पड़ेंगे हॉस्टल चार्ज के पूरे महीने के, है ना। तो खाने के तो जितने दिन आपने खाना खाया है पर डे के हिसाब से लगते हैं, और हॉस्टल का जो रेंट है 30 दिन का वो तो फिक्स देना पड़ेगा। ये सिस्टम है। तो यहां पर आपको क्या पूछा है, फाइंड द फिक्स्ड चार्जेस एंड द कॉस्ट ऑफ फूड पर डे। तो आप फिक्स्ड चार्जेस को x अज्यूम कर लो और कॉस्ट ऑफ फूड पर डे को y अज्यूम कर लो और अकॉर्डिंगली इक्वेशंस बना लो, उसके हिसाब से सॉल्व हो जाएंगी वो। तो यहां पर क्या लिखोगे आप, सॉल्यूशन में यहां पर स्टार्ट कर रहा हूं इसका। let fixed charges, let the fixed charges and the cost of food per day are x rupees and y rupees respectively, y rupees रेस्पेक्टिवली। कि भाई फिक्स्ड चार्ज तो हमने x रुपीज ले लिया और जो वेरिएबल चार्ज है पर डे का चार्ज है वो y रुपीज हो जाएगा। उसका मतलब वेरिएबल चार्ज y रुपीज के हिसाब से हो जाएगा पर डे का जो चार्ज है। अब इसके हिसाब से हम लोग देखते हैं क्या डेटा दे रखा है। हमें दे रखा है कि 20 डेज का इतने रुपए लग रहे हैं। 20 डेज का जो चार्ज देना पड़ रहा है वो कितना देना पड़ रहा है, 20 डेज के हैं 1000 रुपीज, और जो 26 डेज के देने पड़ रहे हैं 26 डेज के देने पड़ेंगे हमें 1180 रुपीज, 1180 रुपीज। ठीक है, ये हमारे पास ओवरऑल डेटा है। पूरा क्वेश्चन पढ़ने के बाद आप केवल इतना ही एनालाइज करोगे। काम की चीज इतनी ही है केवल, जो यहां पर डार्क कर रखी है, अलग से अलग कलर में कर रखी है। सिंपल काम की चीज इतनी है। अब इन दो चीजों के हिसाब से, इन दो डेटा के हिसाब से आप दो इक्वेशंस बना लोगे और उन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके आप आराम से x और y की वैल्यूज निकाल सकते हो। वो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स बन जाएंगी। तो देखो यहां से क्या इक्वेशंस आएंगी। यहां से जो इक्वेशंस आएंगी वो आएंगी, देखो 20 डेज हैं, 20 डेज किसी ने खाना खाया है, ठीक है।
तो एक्स रुपीज तो फिक्स्ड है, वो तो मंथली रेंट है, वो तो देना ही पड़ेगा। तो एक्स रुपीज तो फिक्स्ड है, वो तो देने ही पड़ेंगे। और एक दिन के खाने के वाई रुपीज लगते हैं, तो 20 डेज के कितने लग जाएंगे? 20 वाई रुपीज हमें देने पड़ेंगे। और टोटल ये किसके बराबर आ रहा है? ये 1000 के इक्वल दिख रहा है अपने को। भाई मंथली फिक्स है, एक्स रुपीज तो देने ही है, वो तो फिक्स्ड चार्ज है। उसके बाद पर डे का आपको वाई रुपीज देना पड़ता है। यहां पर 20 डेज स्टे हो रहा है, 20 डेज फूड कंजम्पशन हो रहा है, तो इसका मतलब 20 वाई इसका चार्ज देना पड़ेगा। टोटल 1000 रुपए आ रहे हैं यहां पर, 1000 रुपीज। ऐसे ही नेक्स्ट अगर बात करें 26 डेज की, तो 26 डेज के लिए एक्स रुपीज तो फिक्स्ड चार्ज है, वो तो फिक्स है। कोई भी अगर स्टूडेंट है, एक दिन खाना खाए, 10 दिन खाना खाए, 20 दिन खाना खाए, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये एक्स रुपीज तो सबके लगेंगे, ये तो फिक्स्ड चार्ज है, इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। बाकी पर डे का चार्ज ये लगेगा। तो 26 डेज अगर उसने खाना खाया है, तो वाई रुपीज के हिसाब से, वाई रुपीज पर डे के हिसाब से 26 वाई उसके खाने के चार्ज लग जाएगा। और ये मिलकर के कितना हो रहा है? 1180। इक्वेशन नंबर 1 हो गई, इक्वेशन नंबर 2 हो गई। दोनों इक्वेशंस इजीली एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व की जा सकती है। क्यों? एक्स का कोफिशिएंट सेम है, सब्ट्रैक्ट करते ही आंसर आ जाएगा, कुछ एक्स्ट्रा दिमाग ही नहीं लगाना। तो कभी सब्स्टिट्यूशन इजी पड़ सकता है, कभी एलिमिनेशन इजी पड़ सकता है, कभी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इजी पड़ सकता है। जब जिस सिचुएशन में जिसकी जरूरत हो आप वो यूज ले, आप फ्रीली यूज ले सकते हो। इसने बोला है एनी एल्जेब्रिक मेथड, ठीक है। सो यहां कैसे बनाया हमने? x प्लस 20y, 20 डेज का था तो 26 डेज का था, तो x प्लस 26y, और वो 1000 और 1180 के इक्वल आया। अब मैं इसको नेक्स्ट स्लाइड में सब्ट्रैक्ट करके x और y निकाल लेता हूं, और बस वही निकालना था अपने को, x और y निकालना था। तो यहां पर देखो इक्वेशंस क्या आई हैं? x प्लस 20y इज इक्वल टू 1000 और x प्लस 26y इज इक्वल टू 1180। दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लो आप। सब्ट्रैक्ट करके यहां पर इस तरह से लोगे, आप लिख दो इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन नंबर 2। तो सब्ट्रैक्शन से ये तो कैंसिल आउट हो गया, 20 माइनस 26 माइनस 6y, और 1000 में से ये माइनस करोगे तो माइनस का ही 180 आ जाएगा। माइनस से माइनस आपका कैंसिल आउट हो रहा है। सो y इज इक्वल टू 180 डिवाइडेड बाई 6, सो y इज इक्वल टू 30 रुपीज। मतलब एक दिन के खाने के 30 रुपए लग रहे हैं, 30 रुपीज देने पड़ रहे हैं। ये तो पर डे वाला जो भी कॉस्ट था वो निकाल लिया हमने। x निकालना है अब आगे। x कैसे निकालें? किसी भी इक्वेशन में रख दो, आप चाहो तो फर्स्ट में इक्वेशन में रख दो y की वैल्यू, चाहो तो सेकंड इक्वेशन में y की वैल्यू रख दो, आपके पास x आ जाएगा, वो पर डे वो फिक्स्ड चार्ज हो जाएगा। सो x प्लस 20y इज इक्वल टू 1000। तो यहां पर लिखोगे आप, इक्वेशन 1 है हमारे पास, क्या है? x प्लस 20y इज इक्वल टू 1000। तो y की वैल्यू यहां 30 उठा करके यहां रख दो। सो x प्लस 20 इंटू 30 इज इक्वल टू 1000। दैट इंप्लाइज x प्लस 600 इज इक्वल टू 1000। सो x इज इक्वल टू 1000 माइनस करना जरा, 600, 400 रुपीज फिक्स्ड चार्ज हो गया हॉस्टल का। 400 रुपीज तो फिक्स्ड चार्ज है, और ये पर डे चार्ज है फूड का। तो ये ओवरऑल इस तरह से क्वेश्चन को करना है। तो मेन क्या था? मेन था ये दो इक्वेशंस कैसे आई, वो इन दोनों को देखते हुए इजीली आप निकाल सकते हो। सॉल्व तो बहुत इजीली कर लिया हमने, सिंपल एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व हो गया क्वेश्चन, कोई ज्यादा मुश्किल काम करना ही नहीं पड़ा, ठीक है। तो मेन इनमें इक्वेशन बनाना ही है, सॉल्व करना बहुत ईजी है उनको, सॉल्यूशन इतने मुश्किल नहीं है, इक्वेशंस इजी बनती हैं, लेकिन बस मेन है इक्वेशन कैसे बना पा रहे हो आप, ये इंपॉर्टेंट है। सेकंड पार्ट पे आते हैं। सेकंड पार्ट भी बहुत ही कमाल का पार्ट है, और वो है फ्रैक्शन से रिलेटेड। हमने क्वेश्चन किया है ऑलरेडी, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस ऑलरेडी कर चुके हैं हम लोग। वही क्वेश्चंस अलग अलग फॉर्मेट्स में आएंगे, कुछ नए भी आएंगे, कुछ पुराने भी आएंगे। देखते हैं ये क्या कह रहा है। अ फ्रैक्शन बिकम्स 1/3 व्हेन 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द न्यूमरेटर एंड it becomes 1/4 when 8 is added to its denominator. Find the fraction. Let the fraction is x upon y. x upon y अगर आपने फ्रैक्शन अज्यूम कर लिया तो न्यूमरेटर उसका x हो गया और डिनोमिनेटर उसका y हो गया। अब जिसमें न्यूमरेटर में कुछ ऐड करने को बोले कर दो, डिनोमिनेटर में कुछ ऐड करने को बोले कर दो, और वो वैल्यूज भी उसने बता दी कि वो ऐड सब्ट्रैक्ट करने के बाद क्या क्या बनेंगे, उसके हिसाब से दो इक्वेशन इजीली बन जाएगी। फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन तो बहुत ईजी होते हैं, कुछ करना ही नहीं होता उसमें। देखो आप सबसे पहले तो लिखोगे लेट
द फ्रैक्शन इज x अपॉन y। अब उसने क्या दिया हुआ है, उसने दिया हुआ है फ्रैक्शन बिकम्स 1/3 कि ये 1/3 हो जाएगी। कब हो जाएगी 1/3? व्हेन 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द न्यूमरेटर। न्यूमरेटर मतलब x, x है न्यूमरेटर। अगर उसमें से 1 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो वो 1/3 के इक्वल हो जाती है। मतलब हमें गिवन है कि x माइनस 1 अपॉन y करेंगे तो वो 1/3 के इक्वल हो जाएगी। न्यूमरेटर में से 1 सब्ट्रैक्ट किया और डिनोमिनेटर को नहीं छेड़ा, कुछ बोला ही नहीं है डिनोमिनेटर के बारे में। इसका मतलब डिनोमिनेटर को कुछ नहीं करना है, सिर्फ न्यूमरेटर को छेड़ना है और कुछ नहीं है। ठीक है, तो न्यूमरेटर में 1 सब्ट्रैक्ट किया और 1/3 ये बन गया। उसके बाद उसने बोला है एंड इट बिकम्स 1/4। 1/3 नहीं बने, 1/4 कब बन सकता है? When 8 is added to its denominator, 8 is added to its denominator, अगर x अपॉन y प्लस 8 कर देते हो तो वो 1/4 बन जाएगा। इस बार इसने सिर्फ डिनोमिनेटर की बात की है तो डिनोमिनेटर में किया 8 ऐड, बस सिंपल सी 2 इक्वेशंस यहां से बन जाएंगी, क्रॉस मल्टीप्लाई से इजीली बन जाएंगी। ये 3 इधर ले लो, 3 इंटू एक्स माइनस 1 हो गया और इक्वल में y इंटू 1 हो गया, तो ये बन गया अपना 3x माइनस 3 इक्वल में y। ये इक्वेशन नंबर हमारी 1 हो गई। दूसरी इक्वेशन उधर से देख लेते हैं। दूसरी इक्वेशन यहां से आएगी, ये इधर ले लो 4x और इक्वल में y प्लस 8, अगर 1 से मल्टीप्लाई करते हो तो y प्लस 8 यहां पर आ जाएगा। ठीक है, अब 2 इक्वेशंस हमारे सामने हैं, दोनों इक्वेशंस को किसी भी मेथड से आप सॉल्व कर सकते हो, आपकी चॉइस है। बाकी मुझे यहां पर जो बेटर लग रहा है वो ये लग रहा है कि यहां से y की वैल्यू निकली हुई रखी हुई है अपने पास में, तो सब्स्टिट्यूशन से इजीली हो जाएगा। इक्वेशन 1 से y की वैल्यू उठा करके इक्वेशन नंबर 2 में रख दो, आराम से x और y दोनों मिल जाएंगे, आपको इजीली मिल जाएंगे, कुछ काम नहीं है एक्स्ट्रा। और तो आप लिखोगे पुट द वैल्यू ऑफ y फ्रॉम इक्वेशन 1 टू इक्वेशन 2। ठीक है, अगर रखते हैं तो क्या बनेगा? ये बनेगा 4x इज इक्वल टू, मैं नेक्स्ट पेज पे कर लेता हूं, 4x इज इक्वल टू y प्लस 8, तो y कितना है? 3x माइनस 3। y है हमारा 3x माइनस 3 और उसमें 8 ऐड कर दो, तो ये 3x को आप एक तरफ ले लो, थोड़ा सिंप्लीफाई हो जाएगा। 4x माइनस 3x और इक्वल में माइनस 3 प्लस 8 चल रहा है, यहां तो x हो गया और 8 माइनस 3 प्लस का 5 हो जाएगा। ये हमारे पास फाइनल आंसर आ गया, x की वैल्यू 5 आ गई, इजीली आ गई। y निकालने के लिए ये रही इक्वेशन नंबर 1, यहाँ y निकला हुआ रखा ही है, जरूरी नहीं है इसमें रखो, इसमें भी रख सकते हो, लेकिन यहाँ y ऑलरेडी निकला हुआ है, y इज इक्वल टू 3x माइनस 3 है, सो इक्वेशन 1 ही लिख लेते हैं हम लोग। इक्वेशन 1 में क्या लिखा हुआ है? y इज इक्वल टू 3x माइनस 3, तो x की वैल्यू 5 यहाँ रखने में कोई दिक्कत ही नहीं है, ये 5 रखा, 15 माइनस 3 ये हमारे पास आ जाएगा 12 के इक्वल। ठीक है, सो 5 अपॉन 12, x अपॉन y होती है फ्रैक्शन, फ्रैक्शन यहां लिख दो, क्या बनी हमारी फ्रैक्शन? हमारे पास फ्रैक्शन आया x अपॉन y के अकॉर्डिंग 5/12, ये हमारी फ्रैक्शन आ गई, सिंपल एकदम। ठीक है, और अब नेक्स्ट थर्ड वाला है। थर्ड वाला बड़ा कमाल का क्वेश्चन है, बहुत ही कमाल का। इसने बोला है यश स्कोर्ड 40 मार्क्स इन अ टेस्ट गेटिंग 3 मार्क्स फॉर ईच राइट आंसर एंड लूजिंग 1 मार्क फॉर ईच रॉन्ग आंसर। Had 4 marks been awarded for each correct answer and 2 marks been deducted from each incorrect answer, then Yash would have scored 50 marks. How many questions were there in the test? बहुत ही कमाल का क्वेश्चन। कितने क्वेश्चन है टेस्ट में, और क्वेश्चन में इन्फॉर्मेशन क्या दे रखी है पहले वो लिख लेते हैं हम लोग। इन्फॉर्मेशन जो दे रखी है वो पहले एक बार लिख लेते हैं। इन्फॉर्मेशन ये दे रखी है कि अगर मार्किंग सिस्टम ऐसी हो कि जितने करेक्ट क्वेश्चन किए हैं उनके 3 मार्क्स मिलेंगे और जो इनकरेक्ट क्वेश्चंस हैं उनके 1 मार्क्स कटेंगे, नेगेटिव मार्किंग भी है। तो अगर मार्किंग ऐसी हो कि +3 फॉर करेक्ट आंसर और -1 फॉर इनकरेक्ट आंसर,
अगर मार्किंग ऐसी हो तो फिर उस केस में यश को मिलेंगे 40 मार्क्स। मार्किंग चेंज कर दें, मान लो मार्किंग ऐसी कर दें कि सही आंसर पे तो 4 मार्क्स मिलेंगे लेकिन रॉन्ग आंसर पे 2 मार्क्स कटेंगे। तो अगर मार्किंग चेंज कर दें +4 फॉर करेक्ट आंसर और -2 फॉर इनकरेक्ट, तो उस केस में 50 मार्क्स हो जाते हैं उसके। मार्किंग सिस्टम के अकॉर्डिंगली मार्क्स उसके चेंज हो रहे हैं, मार्किंग सिस्टम के अकॉर्डिंगली उसके मार्क्स चेंज हो रहे हैं। अगर +3 और -1 वाला सिस्टम है तो 40 मार्क्स आ जाएंगे उसके उसी टेस्ट में, और उसी टेस्ट में मार्किंग चेंज कर दें, करेक्ट वाले क्वेश्चन में 4 मार्क्स देने लग जाएं और इनकरेक्ट वाले में -2 देने लग जाएं, तो फिर उस केस में 50 मार्क्स हो जाते हैं उसके उस टेस्ट में, सेम टेस्ट में ही। तो अपने को बताना है कि टोटल क्वेश्चंस कितने थे। उसने ये नहीं बोला करेक्ट क्वेश्चंस कितने थे, इनकरेक्ट क्वेश्चंस कितने थे, कुछ नहीं बोला। उसने बोला टोटल क्वेश्चन टेस्ट में कितने आए थे ये बता दो। तो भाई टोटल क्वेश्चन जो हैं वो यश ने जितने करेक्ट किए जितने इनकरेक्ट किए उनका टोटल क्वेश्चंस हो जाएंगे। तो आपको पहले ये निकालना पड़ेगा कि उसने कितने करेक्ट किए कितने इनकरेक्ट किए। तो आपको पहले ये अज्यूम करना पड़ेगा कि उसने x क्वेश्चंस तो करेक्ट किए हैं और y क्वेश्चंस इनकरेक्ट किए हैं, और उसके अकॉर्डिंगली यहां से और यहां से 2 इक्वेशंस बन जाएंगी। उन दोनों को सॉल्व करके करेक्ट और इनकरेक्ट क्वेश्चंस या आंसर्स उसके आप निकाल लोगे और उनको टोटल करोगे तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस आ जाएंगे टेस्ट में कितने थे। तो अल्टीमेटली टोटल क्वेश्चंस के लिए पहले आपको करेक्ट आंसर और इनकरेक्ट आंसर कितने दिए हैं यश ने, ये आपको वहां पर अज्यूम करना पड़ेगा, x एंड y। ठीक है, सो आप यहां पर लिखोगे, जगह की थोड़ी शॉर्टेज लग रही है, कोशिश करते हैं यहीं पर करने की। लेट यश सॉल्व x क्वेश्चंस करेक्टली एंड y क्वेश्चंस इनकरेक्टली। ठीक है, x क्वेश्चंस तो करेक्ट सॉल्व किए उसने, y क्वेश्चंस इनकरेक्ट सॉल्व कर दिए। तो अकॉर्डिंगली फिर यहां से उसकी इक्वेशंस क्या बनेंगी। अगर उसने x क्वेश्चंस करेक्ट किए हैं और y इनकरेक्ट किए हैं तो एक करेक्ट क्वेश्चन पे 3 मार्क्स मिल रहे हैं। यहां पर एक करेक्ट क्वेश्चन पे 3 मार्क्स मिल रहे हैं, तो अकॉर्डिंगली 3x मार्क्स मिल जाएंगे क्योंकि उसने x करेक्ट किए हैं, और y इनकरेक्ट किए हैं, इनकरेक्ट पे -1 है, तो y इनकरेक्ट किए हैं तो -y आ जाएंगे, और ये मिलकर के 40 मार्क्स के इक्वल आ रहा है। इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगी यहां से फर्स्ट वाले फॉर्मेट के अकॉर्डिंगली। सेकंड वाले फॉर्मेट की अगर बात करें तो +4 मिल रहे हैं करेक्ट आंसर पे, और उसने x क्वेश्चंस के करेक्ट आंसर दिए हैं, तो +4 मिल रहे हैं तो 4x हो जाएगा। यहां पर x क्वेश्चंस के करेक्ट दिए हैं, तो एक करेक्ट क्वेश्चन का आंसर देने पर 4 मार्क्स मिल रहे हैं, x करेक्ट क्वेश्चंस के आंसर देने पर 4x मार्क्स मिल जाएंगे कुल उसको टोटल मिला करके। और इनकरेक्ट y क्वेश्चंस किए हैं उसने, और एक इनकरेक्ट क्वेश्चन पे -2 मिल रहा है, नेगेटिव मार्किंग -2, तो एक इनकरेक्ट पे -2 तो y पे -2y, और ये मिलकर के 50 मार्क्स के इक्वल हो रहे हैं। और ये हमारे पास 2 इक्वेशंस आ गई हैं, एक इससे आ गई है एक इससे आ गई है। +3 फॉर करेक्ट आंसर x क्वेश्चंस के दिए हैं तो +3x, -1 फॉर इनकरेक्ट आंसर्स हैं y क्वेश्चंस के तो -1y, और इक्वल में 40 मार्क्स। ऐसे ही सेम +4 फॉर करेक्ट आंसर तो +4 फॉर x क्वेश्चंस 4x मार्क्स हो गए। और ऐसे ही अगर -2 है इनकरेक्ट आंसर्स के लिए और y क्वेश्चंस के इनकरेक्ट आंसर हुए हैं तो -2y मार्क्स यहां पर हो गए, और मिलकर के 50 मार्क्स हो गए वो। अब 2 इक्वेशंस आपके सामने, इन दोनों को सॉल्व करना है, बस इतना सा काम है। दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करने से पहले ये जो सेकंड इक्वेशन है उसको थोड़ा सा मैं और सिंप्लीफाई करने की कोशिश कर रहा हूं, ताकि ये थोड़ा सा सिंप्लीफाई होकर के ईजी बन जाए। और भी यहां से 2 कॉमन आ रहा है, इजीली दिख रहा है, 2 कॉमन आ रहा है, कोई दिक्कत ही नहीं है उसमें। 2x - y बचेगा यहां पर, और इक्वल में 50 आ रहा है यहां पे। और यहां से 2 अगर डिवाइड में दे दो तो 2x - y की वैल्यू 50 डिवाइडेड बाई 2 25 हो जाएगी, और ये हमारे पास सेकंड नंबर इक्वेशन हो गई, ये हमारे पास फर्स्ट नंबर इक्वेशन हो गई। इजीली दोनों सॉल्व हो जाएंगे। अब क्यों, y का कोफिशिएंट 1 है इधर भी और इधर भी, मतलब -1 है, सेम है,
सेम कोफिशिएंट के केस में हमेशा एलिमिनेशन लगाया करो, सबसे सिंपल पड़ता है, एलिमिनेशन बेस्ट है अगर कोफिशिएंट सेम है तो यहां पर मैं एलिमिनेशन मेथड से करूंगा। नेक्स्ट वाले स्लाइड पे लिख रहा हूं 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 40, इस तरफ कर देता हूं मैं 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 40 और दूसरी है 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 25, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 25। अगर हमने इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 किया तो रिजल्ट क्या बनेगा, माइनस करने से साइन चेंज हो जाते हैं, साइन चेंज होंगे तो ये तो माइनस साइन हो जाएगा, प्लस की जगह माइनस की जगह प्लस साइन ले सकते हो, प्लस की जगह माइनस साइन ले सकते हो, कैंसिल आउट हो गया। 3x माइनस 2x सिंपल x बचा और इक्वल में 40 माइनस 25 15। तो 15 क्वेश्चंस के एकदम करेक्ट आंसर दिए हैं, एकदम करेक्ट आंसर दिए हैं 15 क्वेश्चंस के। नेक्स्ट, अब इनकरेक्ट के लिए आप चाहो तो इक्वेशन नंबर 1 में रख दो, इक्वेशन नंबर 2 में रख दो, आपकी चॉइस है। मैं 2 में रख देता हूं, 2 में रख रहा हूं मैं। सो इक्वेशन नंबर 2 क्या है अपने पास, वो है 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 25 और x की वैल्यू अगर यहां रखते हैं तो 15 इंटू 2 मतलब 2 इंटू 15 कह लो, एक ही बात है, मैंने उल्टा लिख दिया इसको, 2 पहले लिखा हुआ है तो 2 लिख लो, x की वैल्यू 15 यहां रखोगे और माइनस वाई इक्वल में 25 आ रहा है, ठीक है। अब यहां से 15 इंटू 2 हो जाएगा 30 के इक्वल, 15 इंटू 2 30 माइनस वाई इक्वल में 25, ये आप उस तरफ ले लो, माइनस का प्लस हो जाएगा और ये इस तरफ लेके आ जाओ, तो क्या बनेगा फाइनल 30 माइनस 25 इज इक्वल टू वाई। सो 5 क्वेश्चंस के उसने इनकरेक्ट आंसर दिए हैं और 15 क्वेश्चंस को करेक्टली सॉल्व किया एकदम, ये है ओवरऑल। तो टोटल क्वेश्चंस कितने थे, टोटल क्वेश्चंस इन टेस्ट इज इक्वल टू x प्लस वाई, करेक्ट आंसर प्लस इनकरेक्ट आंसर्स 15 प्लस 5 इज इक्वल टू 20। हमारा ये था क्वेश्चन कि भाई टेस्ट में क्वेश्चन कितने थे, क्वेश्चन टोटल 20 थे, जिसमें से 15 उसने करेक्ट किए हैं, 5 उसने इनकरेक्ट किए हैं, ये उसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करना था। सिस्टमेटिकली हमने 2 इक्वेशंस बनाई हैं, उसका लॉजिक यहाँ पर है। पहले ये जो भी डेटा दे रखा होता है क्वेश्चन में उसको लिख लिया करो, उससे आपका थोड़ा सा सिंप्लीफाई हो जाएगा क्वेश्चन, आपको बार बार इसको इतना लंबा चौड़ा सा नहीं पढ़ना पड़ेगा अगर आप सिंप्लीफाइड वर्जन में डेटा यहाँ पर लिख लेते हैं तो। उसके बाद इक्वेशन बनाना इतना मुश्किल काम नहीं है, आराम से बना सकते हैं आप, ठीक है। सो ये था हमारा थर्ड पार्ट, हम लोग 2 पार्ट और करने वाले हैं और फोर्थ वाला तो एकदम जबरदस्त पार्ट है, मतलब कमाल का पार्ट है और मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स यहाँ परेशान रहते हैं क्योंकि ये डिस्टेंस टाइम और स्पीड वाले क्वेश्चंस आ गए। स्पीड डिस्टेंस टाइम में बहुत कंफ्यूजन रहता है और लॉजिक सिंपल है, जबकि उसका सिंपल एक फॉर्मूला लगाना होता है, सिंपल एक फॉर्मूले से सारे क्वेश्चंस होते हैं, फिर भी परेशान रहते हैं। देखो कैसे करेंगे इस तरह के क्वेश्चंस को। Places A and B are 100 kilometer apart on a highway. One car starts from A and another from B at the same time. If the cars travel in the same direction at different speeds, they meet in 5 hours. If they travel towards each other, they meet in 1 hour. What are the speeds of the 2 cars? देखो स्पीड्स निकालते हैं हम लोग। सॉल्यूशन 2 जगहों पर खड़ी है ना, प्लेस ए पर खड़ी है, एक कार प्लेस बी पर खड़ी है। एक सिचुएशन तो ये है कि एक दूसरे के सामने आ रही है, फिर देखते हैं कितने घंटे में मिल रही है। तो 2 कार्स हैं, सिंपल सी कहानी है, मैं यहां पर बना ही देता हूं आप लोगों के लिए, थोड़ा इजी लगेगा आपको। और उससे एक कार यहां पर है, ठीक है। एक सिचुएशन तो ये दे रखी है कि ये कार इस तरफ आ रही है और ये कार भी इस तरफ ही जा रही है, दोनों सेम डायरेक्शन में जा रही है। दूसरी सिचुएशन ये दे रखी है कि ये कार बनाई है अपन ने और इधर भी मान लो एक कार ले लेते हैं, बस जुगाड़ू कार बनाएगा मैंने, एकदम जुगाड़ू डायग्राम है। ये इस तरफ जा रही है और एक कार इस तरफ आ रही है। मान लेते हैं फर्स्ट कार की स्पीड है x किलोमीटर पर आवर और सेकंड कार की स्पीड है मान लो y किलोमीटर पर आवर। जो A पॉइंट पर है और जो B पॉइंट पर है दूसरी कार है ना, ये B पॉइंट पर है, मान लो 2 पॉइंट्स दे रखे ना हाईवे पे, प्लेस A प्लेस B। तो प्लेस A पर ये कार है, प्लेस B पर ये कार है, इनकी स्पीड्स इस तरह से हैं। एक सिचुएशन तो ये रखी कि अगर सेम डायरेक्शन में ही चले तो वो 5 घंटे में मिलेंगे।
कितने घंटे में मिल जाएंगी एक दूसरे से? मिलेगी मतलब ये थोड़ी सी तेज स्पीड से चलाएगी, ये कार भी चल रही है अपनी स्पीड से, लेकिन ये थोड़ा सा तेज चलाएगा, y से तेज x होगा तब ही वो मिलेगी, अदरवाइज मिल ही नहीं सकती। तो x स्पीड ज्यादा होनी चाहिए, वरना इसको ओवरटेक कैसे करेगी या मिलेगी कैसे? तो ये ऐसी सिचुएशन में तो 5 आवर्स में मिल जा रही है, वो 5 आवर्स में मिल जा रही है। लेकिन अगर ऐसी सिचुएशन है कि ये दोनों यूं आ रही हैं तो जल्दी मिल जाएंगी, एक दूसरे के सामने ही आ रही है तो जल्दी मिल जाएंगी। तो ऐसे केस में यहां पर तो x किलोमीटर पर आवर से ही चल रही है अभी भी, और ये y किलोमीटर पर आवर ही है मान लो, तो ऐसे केस में 1 आवर में ही मिल जा रही है, केवल 1 आवर काफी है इसके लिए। ठीक है, तो दो सिचुएशंस हमें दे रखी है और डिस्टेंस क्लियरली लिखा हुआ है 100 किलोमीटर की डिस्टेंस है, दोनों में 100 किलोमीटर डिस्टेंस है। तो टाइम हमारे पास में है। अब हमें क्या क्या चीजों की जरूरत है? फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास? फॉर्मूला बहुत सिंपल सा होता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। दुनिया में एक इस फॉर्मूले से इस तरह के सारे क्वेश्चंस हो रहे हैं, फिर भी परेशान है बच्चे, पता नहीं क्यों। एक फॉर्मूले से सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे, सिर्फ एक फॉर्मूला, डिस्टेंस, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, बस इतना चाहिए। तो तीन चीजों की जरूरत है, पहली सिचुएशन में भी तीन चीजों की जरूरत है, दूसरी सिचुएशन में भी तीन चीजों की जरूरत है। किन किन की जरूरत है? एक तो जरूरत है हमारे को स्पीड की, एक डिस्टेंस की, एक टाइम की। यहां पर टाइम लिखा हुआ है, डिस्टेंस फिक्स है दोनों सिचुएशन में। अभी भी 100 किलोमीटर, इधर जा रहे हो तो भी, इधर जा रहे हो तो भी, डिस्टेंस तो एक दूसरे के बीच में 100 ही है ना, जो कवर करनी है, गैप तो 100 ही कवर करना है एक दूसरे के लिए। तो दोनों सिचुएशंस में आपको डिस्टेंस तो 100 किलोमीटर ही चलनी है। डिस्टेंस तो यहां भी 100 किलोमीटर है और डिस्टेंस यहां भी 100 किलोमीटर ही है। डिस्टेंस 100 किलोमीटर दोनों सिचुएशंस में। टाइम यहां पर आ ही गया है। अब किसकी जरूरत है? स्पीड की। सारा खेल स्पीड का है, स्पीड में होती है सारी गड़बड़ियां। एक चीज हमेशा ध्यान रखो, अगर कोई कार इस तरह से है और एक दूसरे के तरफ आ रही है, बहुत जल्दी मिल जाएंगी। क्यों मिल जाएंगी? क्योंकि उनकी जो रिलेटिव वेलोसिटी होती है वो ऐड हो जाती है। एक दूसरे के साथ में आने का मतलब है, एक दूसरे के सामने से गुजरने का मतलब है कि रिलेटिव वेलोसिटी ऐड हो जाएंगी। तो यहां पर अगर इसकी x है वेलोसिटी, इस सिचुएशन की बात कर रहा हूं मैं, अगर ये x स्पीड से यहां आ रही है और ये y स्पीड से यहां जा रही है, तो वो x प्लस y स्पीड हो गई उनकी रिलेटिवली एक दूसरे से मिलने के लिए। तो यहां पर आप वेलोसिटी या स्पीड आप लिखोगे तो स्पीड आपको यहां पर लिखनी होगी x प्लस y किलोमीटर पर आवर। बहुत जगह इस तरह के क्वेश्चंस आए हैं और आएंगे आगे भी, जिसमें अपने को ध्यान रखना पड़ेगा। सेम डायरेक्शन में चल रहे हो, सेम डायरेक्शन में डिस्टेंस यूं कवर करना, गैप को कवर करना थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है। क्यों? क्योंकि जो रिलेटिव वेलोसिटी है वो रिलेटिव वेलोसिटी सबट्रैक्ट होके मिलेगी आपको। यहां पर जो स्पीड मिलेगी इन दोनों की, वो स्पीड आएगी आपकी x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर। x माइनस वाई इसलिए क्योंकि अगर पीछे वाली कार, ये कार अगर x स्पीड से चल रही है और ये y से चल रही है, तो ये y से चल रही है और ये x से चल रही है, तो ये जो 100 किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रेवल करी है उसने, जो इन दोनों के बीच की थी, वो गैप को खत्म करने के लिए x माइनस वाई किलोमीटर की स्पीड ली है ना इसने। क्योंकि y से तो ये भी चल रही थी, तो उससे तो इसको वैसे भी चलना ही पड़ेगा। ये y से चल रही है और ये भी y से चल रही है, तो डिस्टेंस अभी भी 100 ही रह जाएगी, कभी मिल नहीं पाएंगे। इसको y से थोड़ा सा तेज चलना पड़ेगा। कितना तेज? x माइनस वाई स्पीड तेज चलना पड़ेगा, तब जाकर के वो 100 किलोमीटर इस स्पीड से कवर कर पाएगी। तो स्पीड कहने का मतलब बस ये ट्रिक ध्यान रखो कि अगर सेम डायरेक्शन में चल रहे हो तो स्पीड आपको माइनस में लेनी है, अगर अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हो तो स्पीड तेज हो जाएगी, इसलिए तो जल्दी मिल गए हो। सेम डायरेक्शन में चल रहे थे तो स्पीड आपकी ओवरऑल कम हो जाती है, क्योंकि वो भी इधर ही चल रही है, आप भी उसके पीछे चल रहे हो, तो टाइम लगेगा पहुंचने में, क्योंकि स्पीड कम हो गई हमारी, ओवरऑल रिलेटिव स्पीड कम हो गई अपनी। ठीक है, सो दोनों सिचुएशन में स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम वाला फॉर्मूला लगा दो। मैं यहां लगा देता हूं, एक बार लिख देता हूं यहां। फर्स्ट सिचुएशन में और सेकंड सिचुएशन में भी स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब देखो क्या आएगा आंसर। यहां पर अगर हम बात करें तो पहली सिचुएशन ये है, स्पीड मतलब x माइनस वाई इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम 100 अपॉन 5।
x माइनस वाई इज इक्वल टू 100/5, सो x माइनस वाई इज इक्वल टू 20, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, नेक्स्ट अगर इसकी बात करूं मैं, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम की, तो यहाँ पर देखो स्पीड मतलब x प्लस वाई, डिस्टेंस मतलब 100 और टाइम है 1 आवर। सो x प्लस वाई इज इक्वल टू 100/1, दैट मीन्स x प्लस वाई आ गया 100 के इक्वल। ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 है। दो इक्वेशंस हमारे सामने हैं, इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए आपको क्लियरली दिख रहा है कोफिशिएंट सेम है, एलिमिनेशन मेथड बेस्ट है। अगर कोफिशिएंट सेम है तो दिमाग ही नहीं लगाना, तो आप यहां पर क्या करोगे, इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 करते ही काम हो जाएगा हमारा, दोनों को ऐड करने से ही काम हो जाएगा। तो x प्लस वाई तो 100 दे ही रखा है, एक x माइनस वाई हमारे को कितना दे रखा था 20, दोनों को ऐड करोगे तो ये खत्म हो जाएगा, प्लस वाई से माइनस वाई कैंसिल आउट ऐड करते ही, और x और x मिलकर के 2x हो जाएगा। सो 2x इज इक्वल टू 20 प्लस 100 120, सो x इज इक्वल टू 120/2 इज इक्वल टू 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है भाई, जो तेज चल रही है उस कार की, जो पीछा कर रही है ना कार ये वाली, इसकी 60 किलोमीटर पर आवर स्पीड है। और दूसरी वाली कार की स्पीड किसी भी इक्वेशन में रख दो, सेकंड फर्स्ट जिसमें भी रखो, इक्वेशन 2 में रख देता हूं मैं। सो इक्वेशन नंबर 2 से हमें y भी मिल जाएगा, x प्लस वाई अगर 100 है और x अपना 60 है तो y 40 ही आएगा, जाहिर सी बात है। सो y इज इक्वल टू 100 माइनस 60, दैट मीन्स 40 किलोमीटर पर आवर। तो एक कार तो 60 किलोमीटर पर आवर से जा रही है, एक कार 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही है। तो ये फाइनल आंसर है। तो जो इस क्वेश्चन में दमदार बात थी वो पिछले वाली स्लाइड में थी, यहाँ तो कैलकुलेशन करी है, यहाँ कुछ विशेष काम नहीं किया, स्पेशल काम नहीं किया। स्पेशल काम यहाँ किया गया है, यहाँ पर स्पेशल ये किया गया है कि भाई सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं तो स्पीड ये होगी, बाकी डिस्टेंस तो दी हुई है क्वेश्चन में, टाइम क्वेश्चन में दिया हुआ है, मेन दिमाग हमने यहाँ लगाया है। सेम ऐसे ही अगर सेम अपोजिट डायरेक्शन में आ रही हैं, एक दूसरे के सामने आ रही हैं, तो फिर आपकी स्पीड x प्लस वाई जुड़ जाएगी और टाइम बहुत कम लगेगा मिलने में, 1 आवर का लगेगा। तो इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करना है, बहुत सिंपल तरीका है, कोई मुश्किल काम नहीं है इसमें। ठीक है, नेक्स्ट 4th के बाद नंबर 5 की बारी है। 5th नंबर देखो क्या है, बहुत ही कमाल का, ये भी बहुत ही कमाल का क्वेश्चन है। और इस तरह के 2-3 क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं सेम पैटर्न पे, बस वैल्यूज का फर्क आ जाता है उसमें। प्रीवियस ईयर्स की बुक अगर आप उठा करके देखोगे तो 2-3 क्वेश्चन इस तरह के आए हुए हैं एग्जाम में। तो यहां पर देखो क्या है, द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल गेट्स रिड्यूस्ड बाय 9 स्क्वायर यूनिट्स इफ इट्स लेंथ इज रिड्यूस्ड बाय 5 यूनिट्स एंड ब्रेथ इज इंक्रीज्ड बाय 3 यूनिट्स। इफ वी इंक्रीज द लेंथ बाय 3 यूनिट्स एंड द ब्रेथ बाय 2 units, the area increased by 67 square units. Find the dimensions of the rectangle. Rectangle में लेंथ है, विड्थ है, ये दो चीजें निकालनी है अपने को। डायमेंशंस का मतलब लेंथ और विड्थ दोनों होती है। तो यहां पर लिखोगे लेट लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज x units एंड ब्रेथ लिख दो या आप उसको विड्थ लिख लो, एक ही बात है, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहां पर आएगा लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज x यूनिट्स एंड ब्रेथ इज y यूनिट्स। ये हमने अज्यूम कर लिया, ठीक है। अब उसने क्या बोला है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल गेट्स रिड्यूस्ड बाय 9 स्क्वायर यूनिट्स, मतलब 9 स्क्वायर यूनिट्स कम हो जाता है एरिया इसका। अच्छा, इसका एरिया कितना है, जो नॉर्मल रेक्टेंगल है उसका एरिया कितना है, ये नॉर्मल रेक्टेंगल है जिसमें लेंथ x है, विड्थ उसकी y है, इसका एरिया जो आएगा वो हमें x इंटू वाई साफ साफ नजर आ रहा है, ठीक है। और जो दूसरा है, बाकी के दो उसने जो बनाने को बोले हैं, वो बोले हैं कि इफ इट्स लेंथ इज रिड्यूस्ड बाय 5 यूनिट्स एंड ब्रेथ इज इंक्रीज्ड बाय 3 यूनिट्स, लेंथ कम कर दी और ये बढ़ा दी, तो ये अपनी x कितना कम करी, लेंथ इज रिड्यूस्ड बाय 5 यूनिट्स, ये 5 यूनिट्स कम कर दी और ये 3 यूनिट्स बढ़ा दी। इससे 5 यूनिट्स कम कर दी, x माइनस 5 कर दिया, और भाई ये तो कम कर दिया, ये तो यूं कर दिया और इसको यूं खींच दिया, तो ये y प्लस 3 हो गया। 3 यूनिट्स इसको यूं खींच दिया और इसको यूं कर दिया,
तो जो एरिया आया उसके हिसाब से एरिया कितना आ रहा है, उसके हिसाब से एरिया वैसे कितना आएगा, L इंटू बी होता है, मतलब x माइनस 5 को मल्टीप्लाई ही करना पड़ेगा अपने को y प्लस 3 से, और तो कोई हिसाब किताब है ही नहीं इसमें। लेकिन उसने क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि जो एरिया अब आएगा, जो इस कैलकुलेशन से एरिया बनने वाला है, वो रिड्यूस्ड है 9 स्क्वायर यूनिट्स पुराने वाले से। पुराना वाला कितना था, xy, तो एक्चुअल में ये xy माइनस 9 है। देखा जाए तो ये जो एरिया आया है वो xy माइनस 9 आया है। पुराना जो एरिया था उससे 9 स्क्वायर यूनिट्स रिड्यूस्ड आया है, हमें माइनस करके मिला है हमें। ऐसे ही आगे बढ़ते हैं। आगे हमें बोला गया है कि इफ वी इंक्रीज लेंथ बाय 3 यूनिट्स एंड द ब्रेथ बाय 2 यूनिट्स, दोनों कैसे इंक्रीज कर दिए, लंबाई चौड़ाई सब बढ़ा दी, ये भी बढ़ा दिया ये भी बढ़ा दिया। लेंथ किससे, 3 यूनिट से, और ये 2 यूनिट से, ये 3 यूनिट से बढ़ा दिया, सो x प्लस 3 हो गया, ये यहां से लेकर के यहां तक, और ये अपना y प्लस 2 हो जाएगा यहां से लेकर के यहां तक। क्लियर है, ये हमारे पास आ गया। सो इसका एरिया कितना बनेगा, इसका एरिया वैसे तो बनेगा इसके अकॉर्डिंग देखने पर तो x प्लस 3 इंटू वाई प्लस 2, एक्स प्लस 3 इंटू वाई प्लस 2, ये इसका एरिया बनेगा। और वैसे सोचें इसने क्या दिया हुआ है पुराने एरिया को कंपेयर करते हुए कि जो ओरिजिनल रेक्टेंगल था उसके एरिया से क्या होगा, द एरिया इज इंक्रीजेस बाय 67 स्क्वायर यूनिट्स, मतलब जो ओरिजिनल था एक्स वाई उससे 67 ज्यादा ही आएगा। ये जो एरिया है कि एक्स वाई प्लस 67 आएगा एक्चुअल में, और ये एरिया जो मिल रहा है अपने को एक्स वाई माइनस 9 ये इसी के इक्वल है। मतलब ये जो एरिया दिख रहा है आपको x माइनस 5 इंटू वाई प्लस 3, ये एक्चुअली एक्स वाई माइनस 9 है, मतलब इस एक्स वाई से 9 कम है। और जो ये एरिया दिख रहा है आपको x प्लस 3 इंटू वाई प्लस 2, वो एरिया एक्चुअली इससे 67 ज्यादा आ रहा है, 67 ज्यादा आ गया। अब हमें इससे ही इक्वेशन बना लेनी है, जो डायग्राम में लिखा हुआ है उन्हीं से इक्वेशन बन जाएगी। एक इक्वेशन तो यहां से आ जाएगी, x माइनस 5 इंटू वाई प्लस 3 इज इक्वल टू दिस, मैं लिखता हूं यहां पर x माइनस 5 इंटू वाई प्लस 3 इज इक्वल टू एक्स वाई माइनस 9, ये लिखा है मैंने ओवरऑल, है ना। इसको सॉल्व कर लेते हैं, फिर सेकंड वाली इक्वेशन पे आते हैं। इसको सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा, देखो अंदर मल्टीप्लाई करें तो एक्स वाई, एक्स इंटू 3 3x, 5 इंटू वाई 5y, 5 इंटू 3 15, ये इधर एक्स वाई माइनस 9 कैंसिल आउट, क्या बचा, ये तो हो गया 3x माइनस 5y, और 15 को चाहो तो उस तरफ ले जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता, तो एक तरफ कहीं भी रख लो, लेफ्ट साइड राइट साइड कहीं भी रख लो, तो ये बन जाएगा 15, अगर उधर लेके जाएं तो 15 माइनस 9, और ये हो जाएगा 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 6 के इक्वल। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 आ गई। सेकेंड इक्वेशन अगर आपको निकालनी है तो सेकेंड इक्वेशन यहां से आएगी, x प्लस 3 वाई प्लस 2 एक्स वाई प्लस 67 से, x प्लस 3 इंटू वाई प्लस 2 इक्वल दे रखा है एक्स वाई प्लस 67। एक तो ये चीज गिवन है, एक चीज गिवन है, ठीक है। अगेन मल्टीप्लाई, x इंटू वाई ये एक्स वाई हो जाएगा, x इंटू 2 ये 2x हो जाएगा, 3 इंटू वाई ये 3y हो जाएगा, और 3 इंटू 2 6 हो जाएगा, और ये एक्स वाई प्लस 67, अगेन एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल आउट, क्या बनेगा हमारे पास, हमारे पास बन रहा है 2x प्लस 3y, और प्लस में 6 तो है ही, ये 67 को भी इस तरफ ही ले लो, सो माइनस 67 इज इक्वल टू 0। कितना बन गया ये बन गया 2x प्लस 3y और माइनस 61 इज इक्वल टू 0। एक इक्वेशन तो यहां से आ गई हमारे पास में। और अब आप चाहो जिस मेथड को यूज ले लो, चाहो तो सब्स्टिट्यूशन मेथड ले लो, चाहो तो एलिमिनेशन ले लो, चाहो तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ले लो, सबसे लगभग बराबर ही लेंथ पड़ेगी इसकी, मुझे तो ऐसा लगता है। तो यहाँ से मैं सब्स्टिट्यूशन से कर लेता हूँ, इसको सब्स्टिट्यूशन से कर देता हूँ, या ऐसा करते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से कर लेते हैं, बेटर रहेगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से करने के लिए बस ये करो कि आप ये 15 को इधर भेजो ना, इससे अच्छा है इसको इधर लेके आ जाओ। अब मैं इसी में करेक्शन कर देता हूँ, वरना मुझे एक्स्ट्रा लाइंस लिखनी पड़ जाएंगी, और जगह मैंने ऑक्यूपाइड कर दी है ऑलरेडी। तो आप इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लो, बस बन जाएगी बहुत इजीली इक्वेशन, तो कोई मुश्किल काम नहीं है ये। सो माइनस 15 और प्लस 9 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, और ये आपके पास माइनस 6 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। ठीक है, दो इक्वेशंस आपके सामने हैं, मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से इसको सॉल्व कर रहा हूँ। ये है 3x
-5y -6 इज इक्वल टू 0। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड में क्या है, इक्वल में 0 होना चाहिए, सब कुछ एक तरफ होना चाहिए। यहां पर 2x 3y एंड 61 इक्वल में 0, ये हमारे पास है। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन यूज लोगे तो x अपॉन समथिंग, आप कोई दूसरा मेथड यूज ले सकते हो, जरूरी नहीं है। अगर आपको कोई दूसरा मेथड ज़्यादा इजी लगता है तो वो ले लो काम में, वो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो यहाँ पर क्या बनेगा, अगर इसको छुपा लिया तो -5 इंटू -61, -5 इंटू -61, और बीच में तो माइनस आता ही है वैसे भी। उसके बाद 3 इंटू 6, 3 इंटू -6, सॉरी 6 नहीं -6, ठीक है। सेम ऐसे ही -y के नीचे y वाला हमने छुपा लिया, हमारे पास बचेगा 3 इंटू -61, 3 इंटू -61, और उसमें से सब्ट्रैक्ट करोगे आप 2 इंटू -6 को, 2 इंटू -6 को आप सब्ट्रैक्ट करने वाले हो, ठीक है। और लास्ट ये 3 इंटू 3 हो गया, और बीच में माइनस साइन, और 2 इंटू -5, 2 इंटू -5, ठीक है। अब मेन तो यही लाइन होती है, आगे तो छोटी मोटी कैलकुलेशन है, वो तो आप कर लोगे आराम से। मैं कर देता हूं जल्दी से इसको। देखो क्या आएगा, x अपॉन माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, सबसे पहली बात तो ये। उसके बाद 305 और माइनस माइनस प्लस होकर के 18 इक्वल में -y डिवाइडेड बाई माइनस का ये भाई प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ठीक है। सो 3 एंड 6 3 जा 18, और माइनस माइनस इधर प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, और इधर माइनस माइनस प्लस, तो ये 12 हो गया। और 1 अपॉन 3 3 जा 9, माइनस माइनस प्लस, 5 2 जा 10, कितना बना ये, x अपॉन 305 में 18 ऐड करना है, तो ये बनेगा हमारे पास में 323, ठीक है, 323, और इक्वल में -y डिवाइडेड बाई, इसमें से 12 सब्ट्रैक्ट कर लो, माइनस का बचेगा जो भी बचेगा, सो ये आएगा माइनस का 171, और इक्वल में 1/19, माइनस से माइनस ये तो कैंसिल आउट हो ही गया, और ये बन रहा है हमारे पास। देखो इसमें क्या करते हैं हम लोग, फर्स्ट और लास्ट को ले लेते हैं, और इसको और इसको ले लेते हैं, यही फॉर्मेट रहता है हमारे पास में। सो फर्स्ट और लास्ट मतलब x अपॉन 323 इज इक्वल टू 1/19, और दूसरा वाला है y अपॉन 171 इज इक्वल टू 1/19। तो ये हो गया हमारे पास x इज इक्वल टू 323 अपॉन में 19, ये उधर आ गया, और अगर इसको डिवाइड देते हैं तो ये बनता है हमारे पास में 19 1 जा 19, और बच रहा है अपने पास 13 133 यहाँ बच रहा है, तो ये बनेगा हमारे पास 17 यूनिट्स, 17 यूनिट्स आ गया। x लेंथ आ गई 17 यूनिट्स, और जो विड्थ है, जो ब्रेथ है, वो कितनी आएगी इधर से, y आएगी 171, अगर हम यहां पर ले लें तो 171 अपॉन 19 विच इज इक्वल टू 9 यूनिट्स। तो एक तो आई 17 यूनिट्स और एक आ रही है 9 यूनिट्स। तो इस तरह से हम लोग कर सकते हैं। काफ़ी बड़ा क्वेश्चन निकल गया वैसे देखा जाए तो, ये काफ़ी कैलकुलेशन थी इस वाले क्वेश्चन में, थोड़ी सी वैल्यूज़ भी बड़ी बड़ी थी। मेन था ये, आप समझ पा रहे हो कि नहीं, मेन तो यही है, बाकी तो कैलकुलेशन है। ये अगर आप समझ पा रहे हो, लॉजिक तो यहीं पर है, कैलकुलेशन तो आप कर लोगे होपफुली। मेन लॉजिक समझने वाली बात है। सो ये हमारे पास फाइनली डायमेंशंस आ गई हैं, दोनों के दोनों 17 यूनिट्स और 9 यूनिट्स। इस तरह से हम लोगों ने 3.5 एक्सरसाइज कंप्लीट कर लिए पूरी तरीके से। अब हम लोग नेक्स्ट 3.6 एक्सरसाइज के एग्जाम्पल्स पे आएंगे, और बहुत ही कमाल के एग्जाम्पल्स हैं। 3.5 तक जितना अपन ने सीखा है, जितने मेथड्स अपन ने सीखे हुए हैं, उन्हीं को इस्तेमाल करना है 3.6 में भी। थोड़े से अच्छे लेवल के क्वेश्चंस भी हैं, और क्वेश्चंस इस तरह के हैं कि रिड्यूसिबल हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स में। डायरेक्ट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स नहीं देगा, लेकिन रिड्यूस कर सकते हैं अपन उसमें कुछ हल्का फुल्का इधर उधर करके आराम से। तो वो वाले क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो से डिस्कस करने वाले हैं। लास्ट एक्सरसाइज बची हुई है, उसके बाद थर्ड चैप्टर पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। थर्ड काफ़ी बड़ा चैप्टर था, इसलिए काफ़ी ज़्यादा टाइम उसमें अपने को देना पड़ा। बाकी नेक्स्ट वाले जितने भी चैप्टर्स हैं वो कंपैरेटिवली छोटे हैं। चलिए, सो इस वीडियो में आपको कोई भी डाउट हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और ये वीडियो कैसा लगा ये भी कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।